नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा हैं जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा में हो रहे G7 समिट के आउटरीच सत्र में लेंगे भाग। कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी समेत अन्य वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। G7 समिट बीच में ही छोड़कर वापस लौटेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रंप की ओर से लोगों को फौरन तेहरान खाली करने की सलाह। ईरान ने इजराइल पर फिर की मिसाइलों की बौछार। इजरायली पीएम ने कहा, खामनेई के खात्मे से ही आएगी क्षेत्र में शांति। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। कहा, बिना फंडिंग के मुमकिन नहीं ऐसे हमले। सौराष्ट्र और कच्छ में आज मूसलाधार बारिश के आसार। कोंकण, गोवा, कर्नाटक और बंगाल में भी भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली NCR में शुक्रवार तक होगी बारिश। तो आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा की यात्रा पर हैं। 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कानानास्कस में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शामिल होंगे। इस दौरान कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी समेत अन्य वैश्विक नेताओं के साथ वो द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये छठी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। G7 में अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा शामिल हैं। भारत को इस सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो वैश्विक मंच पर देश के बढ़ते हुए कद को दर्शाता है। इस वर्ष का G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और भू राजनीतिक तनाव जैसे प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है। और इसी बीच एक अहम खबर यह भी आ रही है कि इजराइल, ईरान और इजराइल में जो लगातार तनाव बढ़ रहा है और संघर्ष हो रहा है, उसके कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले ही लौट जाएंगे। इससे पहले ट्रंप ने सभी से तेहरान से तुरंत निकल जाने की सलाह दी है। उन्होंने ये भी बात दोहराई है कि ईरान को अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर लेने चाहिए थे। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैंने बार बार कहा है, सभी को तेहरान से तुरंत निकल जाना चाहिए। और ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले लगातार 5वें दिन जारी हैं। तेहरान में आज तड़के विस्फोटों और भारी हवाई सुरक्षा गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। स्थानीय मीडिया के अनुसार राजधानी तेहरान से 320 किलोमीटर दूर स्थित प्रमुख नतांज में भी हवाई सुरक्षा सक्रिय की गई। इजराइल में देर रात तेल अवीव में ईरान के हवाई हमले के कारण सायरन की आवाज सुनाई दी और एक विस्फोट की आवाज सुनी गई। ईरान में 5 दिनों में 224 लोग मारे गए हैं, जिसमें से ज्यादातर नागरिक हैं। तो वहीं इजराइल में अब तक 24 नागरिक मारे गए हैं। इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा कि ईरानी हमलों से हुए नुकसान के कारण लगभग 3000 इजरायली लोगों को निकाला गया है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को निशाना बनाना एक संभावित विकल्प हो सकता है और ये संघर्ष को बढ़ाने के बजाय खत्म कर देगा। ये टिप्पणी उन्होंने एक अमेरिकी न्यूज चैनल से इंटरव्यू में कही है।
उन्होंने उनसे सीधा सवाल पूछा गया था कि क्या खामनेई की हत्या एक विचाराधीन विकल्प है, तो नेतन्याहू ने कहा कि हम वो कर रहे हैं जो हमें करना है। उन्होंने आगे कहा कि ये शासन पिछले 50 वर्ष से पूरे मध्य पूर्व को आतंकित करता आया है। ईरान एक हमेशा का युद्ध चाहता है और हमें परमाणु युद्ध की कगार पर ला रहा है। इजराइल जो कर रहा है वो इस आक्रामकता को रोकने और इसे खत्म करने की दिशा में है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या से संघर्ष समाप्त होता है तो ये बेहतर विकल्प है। इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर भीषण हमला कर दिया है। यह हमला तब हुआ है जब चैनल के स्टूडियो से लाइव प्रसारण चल रहा था। हमले से 1 घंटे पहले ही इजराइल ने तेहरान के लोगों से वो इलाका खाली करने को कहा था जहां टीवी स्टूडियो स्थित हैं। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली एक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और इसके साथ ही इसको लेकर गहरी चिंता भी जताई है। FATF ने स्पष्ट कहा है कि यह हमला और इस तरह की दूसरी घटनाएं आतंकवादी समर्थकों के बीच पैसे के लेन देन के साधनों के बिना संभव नहीं है। और आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को लंदन में श्रद्धांजलि दी गई। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें ब्रिटेन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर और ब्रिटेन में कनाडा के उच्चायुक्त रॉल्फ गुडेल भी मौजूद रहे। इसके अलावा भारतीय समुदाय के लोगों ने भी हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। बात करें मौसम की तो उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून आगे बढ़ेगा। इसके साथ मौसम विभाग ने झारखंड, बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बताई हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहां कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आज भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास ने योग सत्र का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ योग सत्र में भाग लिया। बात करें खेलों की तो आईसीसी ने महिला वनडे विश्व कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 30 सितंबर को बेंगलुरु में श्रीलंका के खिलाफ करेगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगी। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।